नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश में किस प्रकार से परमाणु ऊर्जा का इतिहास रहा है, परमाणु ऊर्जा आपकी होती क्या है, हमारे देश में परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं, हमारे देश में वर्तमान में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं, कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके प्रस्तावित हैं, और इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है। तो देखिए, जब हमारी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो भी आपकी ऊर्जा निकलती है उसी ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी या फिर उसे हम लोग एटॉमिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग नाभिकीय अपक्रियाओं की बात करें तो ये अपक्रियाएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक अपक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानते हैं। दूसरी अपक्रिया होती है नाभिकीय संलयन, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग अपने देश में नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बात करें या किसी अन्य देश में भी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बात करें तो उसमें मुख्य रूप से नाभिकीय विखंडन अपक्रिया का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो आपके परमाणु बम होते हैं या जो हमारे देश में बिजली का उत्पादन किया जाता है उसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजन अपक्रिया का यूज करते हैं। और ये जो आपकी नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होती है इसे आप लोग सूर्य के अंदर देखते हैं, और इस अपक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग एनिमेशन के माध्यम से ये समझते हैं कि न्यूक्लियर फिजन अपक्रिया आपकी किस प्रकार से कार्य करती है और कैसे हम लोग इस अपक्रिया का यूज करके ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका होता है एक नाभिक। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे हम लोग यूरेनियम के नाम से जानते हैं। तो यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है 235, यानी कि 235 इसका एटॉमिक मास होता है। अब इसमें किया क्या जाता है कि हमारे पास में होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है आपके इस नाभिक के ऊपर। देखिए, इस प्रकार से न्यूट्रॉन आया, ये हमारे नाभिक से टकराया, उसके बाद में फिर दूसरा न्यूट्रॉन आया, वह भी इसी से टकराया, और इसी प्रकार से न्यूट्रॉन की बमबारी होती है। और इस बमबारी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हमारी होती है रिएक्शन, और रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो आपका यूरेनियम है ये दो भागों में यहाँ पर टूट जाता है, और इसके टूटने के बाद में यहाँ पर आपके और सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं, और इस न्यूट्रॉन के साथ यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में निकलती है एनर्जी। तो यही जो एनर्जी होती है इसको हम लोग परमाणु बम बनाने में या फिर इसी एनर्जी का यूज हम लोग एक कंट्रोल वे में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं। अब आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए, अगर यहाँ पर जो आपका न्यूट्रॉन है इसके ऊपर आपने कर लिया है नियंत्रण, तो नियंत्रण करने के बाद में इससे आप लोग बना सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर, और जिससे आप लोग ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर इन न्यूट्रॉनों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होता है तो फिर इसी का यूज करके परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। अब नियंत्रण के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर यूज किया जाता है मंदक का, यानी कि कुछ हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो ये अपक्रिया आपकी चल रही है उसकी गति को कर देते हैं धीमा। तो इसमें भारी जल का यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, या फिर कैडमियम और बोरान की छड़ों का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लासेज होती हैं जिसमें आप लोग लाइव क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं। सारी क्लास की आपको बेस्ट पीडीएफ यहाँ पर दी जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस क्लास की ये होती है कि यहाँ पर आपका लाइव टेस्ट होता है। तो अगर आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए
स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के साथ साथ जो हमारा सामान्य विज्ञान होता है उसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरी इन लाइव क्लासेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। भैया इस क्लास के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री क्लासेज होती हैं। बस आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और उसके ऊपर मुझे यहाँ पर फॉलो कर लेना है। अनअकैडमी के ऊपर आपको कई सारे प्रीमियम कोर्स भी मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो आपके एसएससी कैटेगरी में इस समय प्राइस है उसको 15% रिड्यूस कर दिया गया है। तो 15% रिड्यूस करने के बाद में आप एक महीने के कोर्स पर 317 रुपए की बचत कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें भी मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो आपको 15 की जगह 25% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर क्लासेज वगैरह देखते हैं तो वहां से भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी तरफ से 10% का कैशबैक भी मिलेगा। तो रेलवे कैटेगरी में जो प्राइस है वो आपका बढ़ने वाला है, तो इसीलिए अगर आप लोग चाहें तो रेलवे का कोर्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पे आप लोग अपने डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए अगर हम लोग अपने देश में ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि दुनिया में हम लोग एनर्जी के सेक्टर में तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और इसके अलावा तीसरे सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। यानी कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो उसमें हमारा देश तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और अगर ऊर्जा का उपभोग हो रहा है तो उसमें भी हम लोग तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि हमारे देश में जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें आपके नाभिकीय ऊर्जा का कितना बड़ा रोल है। तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें कोयले का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग कोयले से बिजली बनाते हैं। फिर आपका आता है गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस होती है। उसके बाद में आपका आता है जल विद्युत, फिर हमारा आता है विंड एनर्जी, और 5वें स्थान पे आता है आपका नाभिकीय ऊर्जा। यानी कि हमारे देश में जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें आपके नाभिकीय ऊर्जा का बहुत ही कम यहाँ पर रोल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि हमारे देश में इस समय कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश में इस समय कुल 7 नाभिकीय पावर प्लांट हैं, और इन नाभिकीय पावर प्लांट में आपको टोटल 22 नाभिकीय भट्टियां देखने को मिलेंगी जो कि इस समय कार्य कर रही हैं। अगर हम लोग कुल नाभिकीय क्षमता की बात करें तो ये आपका 7480 मेगावाट है। यानी कि जो आपकी ये 22 भट्टियां काम कर रही हैं इनसे 7480 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन इस समय देश में हो रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें तो 1948 में हमारे यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आयोग बना था, और 1954 में हमारे देश में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों प्रश्न ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में आपको यहाँ से याद रखना है। अब बात करते हैं कि हमारे देश में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपका है बार्क, जिसे हम लोग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं, ये मुंबई में है। दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है जिसे हम लोग इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं, ये आपको कलपक्कम में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। तीसरा हमारा है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपके इंदौर में है। चौथा हमारा होता है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये आपके कोलकाता में है। पांचवा हमारा है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये आपके हैदराबाद में है। और छठा हमारा है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। तो इनके डिटेल में नहीं जाना है कि ये कौन कौन से काम करते हैं, बस आपको इनका नाम और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके बारे में यहाँ पर याद रखना है। अब आइए ये जो हमारे 2 सबसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बार्क की बात करें, जिसे हम लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं, तो ये आपका स्थापित हुआ था 3 जनवरी 1954 को। होमी जहांगीर भाभा इसके संस्थापक थे, और जब ये आपका स्थापित किया गया था तो उस समय इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। क्या नाम था? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, और ये आपके मुंबई में स्थापित किया गया था। तो जब हमारे होमी जहांगीर भाभा साहब का निधन हो जाता है 1966 में, तो उसके बाद में इसका जो नाम है वह बदल करके
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया जाता है और वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं उनका नाम है अजीत मोहंती। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो इसे हम लोग इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्थापना है वह 30 अप्रैल 1971 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा कलपक्कम में। और अगर हम इनके निदेशक की बात करें तो बी वेंकट रमन साहब इसके वर्तमान में निदेशक हैं। अब आइए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि हमारे देश में नाभिकीय रिएक्टर कौन कौन से हैं और किस प्रकार से ये स्थापित किए गए थे। तो पहले हम लोग बात करेंगे अप्सरा की। आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे देश के साथ साथ एशिया का जो पहला नाभिकीय रिएक्टर है उसका नाम है यहाँ पर अप्सरा। तो 4 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। जो हमारा बार्क है उसने यूनाइटेड किंगडम की सहायता से इसको स्थापित किया था। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि उद्घाटन कब हुआ था। तो 4 अगस्त 1956 को स्थापना हुई थी और पीएम नेहरू के द्वारा 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन भी किया गया था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि 2010 में जो ये हमारा अप्सरा है इसने काम करना बंद कर दिया था और उसके बाद में फिर इसका संचालन शुरू होता है सितंबर 2018 में और अब इसका नया नाम हो चुका है अप्सरा उन्नत। तो जो आपका पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा के नाम से स्थापित हुआ था 1956 में, उसी का नाम 2018 में बदल करके अप्सरा उन्नत सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो ये तो था हमारा पहला नाभिकीय रिएक्टर। दूसरे रिएक्टर की बात करते हैं तो दूसरे रिएक्टर का नाम है साइरस। ये जो साइरस है इसको भी बार्क ने ही स्थापित किया था 1960 में और ध्यान रखिएगा कि इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दूसरे रिएक्टर का नाम है साइरस यानी कि कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। तो 1960 में इसकी भी स्थापना आपके मुंबई में हुई थी। फिर बात करते हैं तीसरे रिएक्टर की। तो ध्यान रखिएगा तीसरे रिएक्टर का नाम है जर्लिना। क्या नाम है? जर्लिना नाम है इसका। यह आपके लिए इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारा स्वदेशी है, यानी कि हमने इसको स्वयं तैयार किया था। इसमें हमने किसी देश की मदद नहीं ली थी और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में कई सारे अन्य रिएक्टर भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका ध्रुव हो गया, पूर्णिमा 1 हो गया, पूर्णिमा 2 हो गया और पूर्णिमा 3। तो ये सारे हमारे नाभिकीय रिएक्टर हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि नाभिकीय पावर प्लांट और नाभिकीय रिएक्टर में अंतर होता क्या है। तो देखिए, जब हम लोग किसी पावर प्लांट की बात करते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और इसी में आपको मिलेंगे नाभिकीय रिएक्टर। यानी कि एक नाभिकीय पावर प्लांट एक हमारी बड़ी इकाई होती है और उसी में आपको कई सारे नाभिकीय रिएक्टर देखने को मिलते हैं और इन्हीं नाभिकीय रिएक्टर में आपके जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उसमें न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया करवाई जाती है और यहीं से हमारी एनर्जी यहाँ पर मिलती है। फिर बात करते हैं कामिनी की। तो कामिनी भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग कलपक्कम मिनी रिएक्टर के नाम से जानते हैं। बार्क के द्वारा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो कि कलपक्कम में है उसकी सहायता से इसे डिजाइन किया गया था और उसी की मदद से इसका निर्माण भी किया गया था। ध्यान रखिएगा 29 अक्टूबर 1966 को कामिनी की स्थापना हुई थी। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कामिनी की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 29 अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कामिनी रिएक्टर है इसमें हमने यूरेनियम 233 का यूज किया था। तो इस प्रकार से यूरेनियम 233 का प्रयोग करने वाला ये विश्व का पहला नाभिकीय भट्ठी है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आइए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि हमारे देश में कौन कौन से एटॉमिक पावर प्लांट हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे देश के 6 राज्य हैं जहां पर आपको टोटल 7 एटॉमिक पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये 7 राज्य हैं जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो आइए एक एक करके पहले हम लोग इनके लोकेशन देख लेते हैं और फिर हम लोग डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट जो कि आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलेगा। दूसरे का नाम है यहाँ पर काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में आपको मिलेगा कैगा एटॉमिक पावर प्लांट,
उसके बाद में महाराष्ट्र में हम लोग आ गए, तो महाराष्ट्र में आपका है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट और ये हमारे देश का पहला है। अब कर्नाटक में हम लोग चलते हैं, तो कर्नाटक में आपको मिलेगा कैगा। कैगा की बात करें तो ये हमारा जो एटॉमिक पावर प्लांट है ये कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगला हमारा है यहाँ पर कुडनकुलन। कुडनकुलन की बात करें तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट। क्या नाम है? नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट। ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा। और तमिलनाडु की ही बात करें तो यहीं पर आपको मिलेगा कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट, जिसे हम लोग मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो कि इस समय आपके कार्य कर रहे हैं। तो आइए इन 7 के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। उसके बाद में जो हमारे देश में प्रस्तावित किए गए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले बात करते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। सबसे पहला है हमारे देश का ये। इसका जो निर्माण है वो 1961 में शुरू हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका जो निर्माण है वह 1969 में कंप्लीट हुआ था। तो इस प्रकार से 28 अक्टूबर 1969 को हमारे देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। इस संयंत्र को बनाने में हमारे देश की मदद की थी अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका की सहायता से इसको हमने स्थापित किया था। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपकी कितनी भट्टियां काम कर रही हैं, तो ये देख सकते हैं टोटल 4 भट्टियां हैं। 2 भट्टी आपकी ऐसी है जो कि 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है और 2 भट्टी आपकी ऐसी है जो कि 540 मेगावाट बिजली के उत्पादन यहाँ पर करती है। तो टोटल इसकी अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें तो ये आपकी 1400 मेगावाट है। अब ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कोई न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं कूलेंट का या फिर मंदक का। तो यहाँ पर जो आपका कूलेंट होता है उसके लिए हम लोग अरब सागर के जल का यूज करते हैं। कूलेंट आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसमें हम लोग कूलेंट के लिए अरब सागर के पानी का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो ये हमारे देश का दूसरा एटॉमिक पावर प्लांट है। 16 दिसंबर 1973 को इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। अच्छा, इसको बनाने में किसने मदद की थी? तो इसको बनाने में कनाडा ने हमारी मदद की थी। अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इस समय 5 भट्टियाँ आपकी चल रही हैं। कौन कौन सी हैं? टोटल 6 भट्टियाँ हैं। तो देख सकते हैं 100 मेगावाट की एक भट्टी है, 1 गुणे 200 मेगावाट की यहाँ पर एक भट्टी है और 4 गुणे 220 मेगावाट की एक भट्टी है। तो टोटल आपकी हो गई 6। लेकिन जो यहाँ पर 100 मेगावाट वाली भट्टी थी वो इस समय आपकी बंद हो चुकी है, यानी कि टोटल यहाँ पर हमारी 5 भट्टियाँ इस समय काम कर रही हैं। निर्माणाधीन कितनी है? तो यहाँ पर आपकी 2 यूनिट है जो कि इस समय निर्माणाधीन है और उनकी क्षमता होगी यहाँ पर 700 मेगावाट। तो देख सकते हैं टोटल 5 भट्टियाँ आपकी रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कार्य कर रही हैं। यहाँ पर कूलेंट के रूप में किसका यूज होता है? तो राणा प्रताप सागर जो डैम है चंबल नदी के ऊपर, उसके पानी का यूज यहाँ पर किया जाता है कूलेंट के रूप में। अगला हमारा है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 24 जनवरी 1984 की इसकी स्थापना की गई थी। कलपक्कम कहाँ पर है? तो कलपक्कम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 80 किलोमीटर दक्षिण में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग कलपक्कम की बात करें तो इसके बारे में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे देश का ये पहला इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि इसको बनाने में हम लोगों ने किसी भी देश की मदद नहीं ली थी, इसको हमने स्वयं अपने द्वारा यहाँ पर बनाया था। अगर हम लोग कलपक्कम की बात करें तो इसमें भी आपको 2 यूनिट देखने को मिलेंगी। 1 यूनिट की क्षमता यहाँ पर है 235 मेगावाट। तो ये आपके कलपक्कम की क्षमता है। कूलेंट की बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी का जल है उसका यहाँ पर कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो 1 जुलाई 1991 को इसकी स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। तो उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जिला है वहां पर आपको नरौरा देखने को मिलेगा और नरौरा में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर भी आपको 2 यूनिट देखने को मिलेंगी और 1 यूनिट की क्षमता है 220 मेगावाट। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अगर हम कूलेंट की बात करें तो जो नरौरा बैराज है गंगा नदी के ऊपर, उसके जल का यूज यहाँ पर एज ए कूलेंट किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसमें कूलेंट के रूप में गंगा नदी के जल का यूज किया जाता है। अगला है आपका काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो 6 मई 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर है? तो गुजरात में आपको सूरत जिला मिलेगा, तापी नदी के किनारे, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। अगर हम लोग इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो इस समय यहाँ पर 2 यूनिट काम कर रही हैं, यानी कि 2 भट्टी यहाँ पर काम कर रही है। एक भट्टी की क्षमता यहाँ पर है 220 मेगावाट। और आप सभी ने हो सकता है पिछले साल पढ़ा हो करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर में आपने ये पढ़ा होगा कि तीसरी यूनिट यहाँ पर इसकी चालू हो चुकी है जिसकी क्षमता है 700 मेगावाट। तो 700 मेगावाट की 2 बन रही थी, एक पिछले साल आपकी चालू हो चुकी है और जल्द ही उसको हमारे ग्रिड से भी यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग कूलेंट की बात करें तो जो आपके ताप्ती नदी पे बना हुआ उकाई बांध है उसके पानी का यूज यहाँ पर एज ए कूलेंट किया जाता है काकरा पार एटॉमिक पावर प्लांट में। फिर बात करते हैं कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो कैगा की बात करें तो ये आपका 16 नवंबर वर्ष 2000 को स्थापित किया गया था। कर्नाटक में जो उत्तरी कन्नड़ जिला है वहां पर काली नदी के किनारे ये आपका स्थित है। कैगा की बात करें तो ध्यान रखिएगा कैगा हमारा 13 मई 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक लगातार चला था, 962 दिनों तक, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारे देश का कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसने कितने दिन काम करके एक रिकॉर्ड बनाया था। तो ध्यान रखिएगा 962 दिन चल करके इसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ पर आपको 4 भट्टियां देखने को मिलेंगी और एक भट्टी की क्षमता यहाँ पर है 220 मेगावाट। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कैगा के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पर शीतलक की बात करें तो कैगा में आपके कादरा बांध का जल यूज किया जाता है। किसका? कादरा डैम का जल आपका यहाँ पर यूज होता है। फिर बात करते हैं कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो हमारे देश का ये 7वां और आखिरी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि इस समय काम कर रहा है। 22 अक्टूबर 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है एटम स्ट्रो एक्सपर्ट, उसकी मदद से हमने इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की थी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में। तो कुडनकुलम में आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग इस संयंत्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा हमारे देश का ये सबसे नवीनतम भी है और सबसे ज़्यादा क्षमता भी इसी की है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी 2 भट्टियाँ हैं और एक भट्टी की क्षमता है 1000 मेगावाट, यानी कि इसकी टोटल कैपेसिटी है 2000 मेगावाट अकेले। कूलेंट की बात करें तो यहाँ पर कूलेंट के रूप में जो लाक्षाद्वीप सागर है, यानी कि जिसे आप लोग लाक्षाद्वीप सी भी कहते हैं, उसके जल का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे देश में 7 आपके पावर प्लांट हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब आइए कुछ आपके संयंत्र ऐसे हैं जो कि प्रस्तावित हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कई बार आपके यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके 6 हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग हरियाणा में चलेंगे। तो हरियाणा में आपका है गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट। गोरखपुर से कई बार लोगों को लगता है ये यूपी में है, तो भैया मैं आपको बता देता हूँ ये परीक्षा में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा जो गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट है ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में माही वंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्लांट प्रस्तावित है। क्या नाम है? माही वंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्लांट। फिर चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा जैतापुर एटॉमिक पावर प्लांट। क्या नाम है? जैतापुर एटॉमिक पावर प्लांट नाम है, ये महाराष्ट्र में प्रस्तावित है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 पावर प्लांट प्रस्तावित हैं। एक का नाम है कोवाड़ा एटॉमिक पावर प्लांट और दूसरे का नाम है कवाली एटॉमिक पावर प्लांट। तो कोवाड़ा आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और कवाली के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक हमारा जो आखिरी है उसका नाम है चुटका एटॉमिक पावर प्लांट, ये आपके एमपी में प्रस्तावित है। तो देख सकते हैं गोरखपुर, माही वंसवाड़ा, जैतापुर, कवाली और कोवाड़ा ये हमारे एटॉमिक पावर प्लांट हैं जिनको प्रस्तावित किया गया है। और जो गोरखपुर में है इसका निर्माण कार्य भी आपका शुरू हो चुका है। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं।
जहां से आपकी परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम लोग अपने देश में परमाणु परीक्षण की बात करें तो सबसे पहले हमारी इंदिरा गांधी जी ने इस परीक्षण को किया था। कब किया था इन्होंने? तो 18 मई 1974 को पोखरण 1 के नाम से इस्माइल बुद्धा इसका कोड नेम रखा गया था और उस समय भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद में जब हमारे अटल जी की सरकार थी 1998 में, तो 11 मई के दिन ऑपरेशन शक्ति के नाम से हमने पोखरण 2 का परीक्षण किया था। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों ने अपने देश में 2 बार यहाँ पर परमाणु शक्ति का परीक्षण किया हुआ है। नाभिकीय प्रोग्राम के जनक कौन है? तो ये परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे, होमी जहांगीर भाभा हमारे देश में नाभिकीय प्रोग्राम के जनक हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपके देश में पहली बार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से हमने पूरे टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब आइए विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न यही है कि भारत में नाभिकीय प्रोग्राम के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं हमारे होमी जहांगीर भाभा साहब। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। दूसरा प्रश्न है कि भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि महाराष्ट्र में जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका पहला है और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि तारापुर पावर प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो मैंने आपको बता ही दिया कि तारापुर हमने अमेरिका की सहायता से स्थापित किया था, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो पहली परमाणु भट्टी है जिसका नाम अप्सरा है, तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो मैंने आपको बताया स्थापना इसकी 1956 में ही हो गई थी 4 अगस्त को, लेकिन उद्घाटन हुआ था 1957 में नेहरू जी के द्वारा। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रचुर भंडार है? तो ध्यान रखेंगे, जो भी हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं उसमें हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम इन सभी का यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो यूरेनियम तो हमारे देश में बिल्कुल कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन थोरियम हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, यूरेनियम की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो झारखंड है वहाँ पर आपको जादूगोड़ा की माइन मिलेगी जो कि यूरेनियम के लिए फेमस है। अगर हम लोग दुनिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का भंडार है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का उत्पादन है वह कजाकिस्तान देश के द्वारा किया जाता है। अच्छा, चलिए यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछ लेता हूँ कि जादूगोड़ा तो एक हमारी माइन है जो कि आपको झारखंड में मिलेगी, एक माइन हमारे देश में और है यूरेनियम की, तो उसका नाम क्या है वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मैंने आपको बता दिया, कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश की सहायता से साइरस रिएक्टर को 1960 में कमीशन किया था? तो साइरस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज, और इसको हमने कनाडा की सहायता से स्थापित किया था, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका सेंटर है वो तमिलनाडु के कलपक्कम में है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी किस शहर में स्थित है? तो ये आपको इंदौर में देखने को मिलेगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर है जिसे हम लोग कॉमनी के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपको मिलेगा कलपक्कम में। कहाँ पर? कलपक्कम में स्थापित किया गया था, बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में प्रस्तावित है? तो गोरखपुर की अगर हम बात करें तो ये आपके हरियाणा में प्रस्तावित है, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1650 मेगावाट की क्षमता वाला जो जैतापुर एटॉमिक पावर प्लांट है ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनेगा महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर बनेगा? महाराष्ट्र में, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो आपका रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट है इसको हमने किस देश की सहायता से स्थापित किया था? तो ये जो प्लांट है इसको हमने कनाडा की सहायता से स्थापित किया था, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि 1000 मेगावाट क्षमता का हरिपुरा एटॉमिक पावर प्लांट आपके किस राज्य में प्रस्तावित है? तो हरिपुरा की बात करें तो ये आपके बनेगा पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला है कि 1000 मेगावाट क्षमता का जो कोवाड़ा एटॉमिक पावर प्लांट है ये किस राज्य में प्रस्तावित है? तो कोवाड़ा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र ये आपका कहां पर स्थित है? तो ये मिल जाएगा मुंबई में, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कुडनकुलन नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलन आपको मिलेगी कहां पर? तमिलनाडु में, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है ये कब चालू किया गया था? तो मैंने आपको बताया ये 1969 में शुरू हुआ था, तारापुर वाले की बात हो रही है। ये आपके एनटीपीसी का प्रश्न है, इस साल पूछा गया था, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? तो ये हमारा है कुडनकुलन, जिसको हमने रूस की सहायता से 2013 में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने लगातार 941 दिनों तक संचालित होकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया था? शायद ऊपर मैंने आपको 962 बता दिया था, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है यहाँ पर कैगा, जो कि आपको कर्नाटक में मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने वीडियो को यहाँ पर देखा है तो नीचे आपको कमेंट में टाइप करना है यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।